नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने चोल राजाओं के बारे में जाना था और इस वीडियो के माध्यम से भी हम चोल राजाओं के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित व्यक्तित्व के बारे में। भाई ये जो वीडियो है केवल चोल राजाओं से संबंधित है कि जब चोल राजाओं ने अपना राज्य संभाला था या फिर अपने शासन किया था, तो शासन के दौरान उनके शासन के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। केवल राजाओं से संबंधित, उनके प्रशासन से संबंधित या धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या व्यापारिक जो भी घटनाएं हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब हम केवल राजाओं से संबंधित घटनाएं जानेंगे और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में हम उदाहरण के तौर पर आप लोगों को जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। चोल वंश, क्योंकि चोलों की जानकारी हमें संगम साहित्य से भी मिलती है। उसके बाद में इनका चोल साम्राज्य का संगम साहित्य के बाद में पतन हो गया था। उसके बाद में फिर ये पूर्व मध्यकाल में दोबारा से चोल साम्राज्य अपने अस्तित्व में आता है और यहाँ से बहुत सारे ऐसे राजाएं हैं जिन्होंने इस चोल राज्य का विस्तार किया था और उसे आगे बढ़ाया था। तो उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। चोल शासक थे राजा अधिराज प्रथम। कौन थे? चोल शासक राजा अधिराज प्रथम। इनसे पहले चोल शासकों की एक वीडियो हम इनसे पिछली वीडियो भी हम चोल शासकों से संबंधित बना चुके हैं और जो चोल शासक उस वीडियो के माध्यम से बच गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि भाई इनसे कहां कहां पर पेपरों में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है, पेपरों में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उन सबके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये कौन थे? चोल राजा अधिराज प्रथम। कब थे? 1044 में ये सिंहासन पर बैठते हैं और 1052 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनने क्या चीज की थी? इन्होंने कल्याणी के जो चालुक्य थे सोमेश्वर प्रथम, उस पर विजय प्राप्त की। क्या? कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, सोमेश्वर प्रथम थे। तो राजा धीराज ने इन पे विजय प्राप्त की, यानी युद्ध में इन्हें हराया और विजय प्राप्त की। इसके बाद में इनका महत्वपूर्ण कार्य था राज्याभिषेक कराना। इन्होंने इसके बाद में राज्याभिषेक कराया और कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्हें हराने की खुशी में विजय राजेंद्र और वीर अभिषेक की उपाधियां धारण की थी। ये जो संबंधित घटना है, सबसे पहले ये कि चोल शासक ने, इनका हमें समय मिलता है कि इन्होंने इतने से इतने तक शासन किया था और पेपरों में ये पूछ ले जाए। देखो, अब मैं छोटा सा यहीं से स्टार्ट कर आपको उदाहरण के आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर समझ लीजिए, इनसे अगर प्रश्न आते हैं तो उसमें चोल राजा का समय पूछ लिया जाएगा और इन्होंने किस पे विजय प्राप्त की या फिर कौन से शासक को हराने के बाद में राज्याभिषेक कराया। क्वेश्चन आ गए। इनके बाद में क्वेश्चन में यह पूछ ले जाएगा कि राजा अधिराज ने कौन सी उपाधि धारण की या वीर राजेंद्र और वीर अभिषेक किसकी उपाधियां हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं या फिर राजा और इनकी उपाधियों का मिलान कीजिए। ठीक है, समय से, शासन से और उपाधियों से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन मिलान के लिए आते हैं। उनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अब हमें राजा धीराज प्रथम से ये जानकारी मिल गई कि उन्होंने उपाधियां वीर राजेंद्र और वीर अभिषेक की धारण की थी और इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? जो व्यक्तित्व कार्य था कि अश्वमेध यज्ञ किया था और
इसके बाद में इन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं करी थी, तो वो ये कि दूसरा सैनिक अभियान इन्होंने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर, छोटा भाई कौन था इनका, राजेंद्र द्वितीय, उसके साथ मिलकर इन्होंने सोमेश्वर के विरुद्ध दूसरा सैनिक अभियान किया था। यानी एक बार तो इन्होंने हरा दिया, लेकिन फिर अपने छोटे भाई के साथ मिलकर इन्होंने सोमेश्वर के विरुद्ध सैनिक अभियान किया और कोपम के युद्ध में। अब क्या होता है कि दूसरी बार जब इन्होंने कल्याणी के सोमेश्वर के ऊपर दोबारा से सैनिक अभियान किया था, तो उस युद्ध का नाम क्या था, कोपम। ये कोपम नामक स्थान है और वहां पर एक युद्ध हुआ था जिसे कोपम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें ये लड़ते हुए मारे गए। कौन मारे गए, राजा अधिराज प्रथम। इनके समय से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, जो राजा बनते हैं वो बनते हैं राजेंद्र द्वितीय। अब ये कौन थे, ये राजा अधिराज के छोटे भाई थे राजेंद्र द्वितीय। ये 1052 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1064 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने ये कोपम के युद्ध में, अब देखो इनसे संबंधित घटनाएं, ये जो घटनाएं हैं केवल राजाओं से संबंधित घटनाएं हैं। क्यों, क्योंकि जब ये राजा बने थे तो इन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए क्या क्या चीजें की थी, और उस दौरान जब मान लो ये राजा थे, इन्होंने अपने राज्य के लिए दूसरे राज्य से लड़े, और दूसरे राज्य से लड़े, या तो ये हारे या उन्हें हराया। जब उन्हें हराया तो उनके बाद में खुशी में, भाई अगर दूसरा राजा जीतेगा तो वो कुछ ना कुछ क्षेत्र ले लेता और उस क्षेत्र पर कोई मंदिर बनवा देता, कोई अभिलेख बनवा देते, प्रस्ती बनवा देते, और एक दूसरे उपाधियां धारण करते थे कि भाई मान लो राजाधिराज ने सोमेश्वर को हरा दिया, यानी दूसरे राजा को हराया, भाई मैंने इन्हें हरा दिया तो मैं वीर राजेंद्र की उपाधि धारण करूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि राजा बनने के एक तो राजा बनते ही, और एक अपने शासन के दौरान इन्होंने युद्ध हमेशा कब होते हैं, जब राज्य का विस्तार करते हैं। जब राज्य का विस्तार करते हैं या कोई प्रतिद्वंदी इन पर आक्रमण करे तो वो राज्य का विस्तार करेगा। ठीक है, और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ज्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं, और इन्हीं घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य भी बनते हैं, और उन्हीं वाक्यों के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हम जानते हैं, तो राजेंद्र द्वितीय जो कि 1052 ईस्वी पर गद्दी पर बैठे, यानी सिंहासन पर 1064 तक वो शासन करते हैं। इन्होंने कोलपम के युद्ध में, यानी कि जो इनके भाई ने राजाधिराज ने लड़ा था, उसी युद्ध में चालुक्यों को हराया। यानी कल्याणी के चालुक्य थे जिनसे इनका युद्ध हुआ था। इनका युद्ध वो था सोमेश्वर जो कल्याणी के थे उनसे इनका युद्ध हुआ था, और युद्ध क्षेत्र में ही, भाई देखो युद्ध क्षेत्र में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। भाई इनका भाई तो इसी युद्ध में मारा गया, राजाधिराज। ठीक है, फिर भी भाई के मरने के बावजूद राजेंद्र द्वितीय युद्ध करते हैं और कल्याणी के चालुक्यों को हरा देते हैं, और इसी युद्ध क्षेत्र में वो अपना राज्याभिषेक भी करते हैं। यानी भाई के मरने के बावजूद वो अपना राज्याभिषेक करते हैं, यानी राजा बनते हैं, और पुरकेशी की उपाधि धारण करते हैं। इसने अपने पुत्र यानी राजेंद्र द्वितीय ने अपने पुत्र राज महेंद्र और वीर राजेंद्र को, दोबारा से फिर युद्ध होता है तो सोमेश्वर को हराने भेजा।
इन सारी घटनाओं के बाद भी इन्होंने अब अपने पुत्र यानी महेंद्र द्वितीय ने अपने पुत्र कौन थे, राज महेंद्र और वीर राजेंद्र, ठीक है, इनको सोमेश्वर को हराने के लिए भेजा। अब इनसे अगले वाले युद्ध की घटना जो कि महत्वपूर्ण इसकी जानकारी है। तो इसमें क्या है, चालुक्य चालुक्य जो शासक थे वो कुंदाल संगम के युद्ध में हार गए। पहला युद्ध कहां पे हारे, कोपम, जिसमें दोनों भाई मिलकर लड़े थे। लेकिन अब जो लड़ाई हुई चालुक्य से वो इनके पुत्रों की लड़ाई, राजेंद्र द्वितीय के जो पुत्र थे राजमहेंद्र और वीर राजेंद्र की सोमेश्वर से, ठीक है। फिर लड़ाई हुई तो कहां पे हुई थी, कुदाल संगम के युद्ध में चालुक्य हार गए, ठीक है। इनके बाद में यानी जो इनके पुत्र थे राजेंद्र द्वितीय के क्या है पुत्र वीर राजेंद्र, इनके बाद इनके पुत्र वीर राजेंद्र 1064 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1070 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके काल में ही सोमेश्वर ने चोलों को कुंदाल संगम के युद्ध में दोबारा से ललकारा। अब देखो भाई, ये जो पुत्र इनसे लड़े थे सोमेश्वर के कुदाल संगम में चालुक्य फिर हार गए चोलों से। लेकिन इसके बावजूद भी उसी मैदान में कुदाल संगम में ये युद्ध के लिए ललकारते हैं, फिर से ललकारते हैं, यानी चालुक्य चोलों को फिर से ललकारते हैं। लेकिन असाध्य रोग कौन, सोमेश्वर। भाई सोमेश्वर ने चोलों को कुदाल संगम में युद्ध के लिए फिर से ललकारा, लेकिन असाध्य रोग, वो बीमार थे बहुत ज्यादा, जिस कारण वो युद्ध क्षेत्र में नहीं गए। अब युद्ध क्षेत्र में नहीं गए, इसी अपमान के कारण सोमेश्वर को पहले उन्हें ललकारा लेकिन फिर वो युद्ध क्षेत्र में नहीं गए क्योंकि वो बीमार थे, ठीक। इसी अपमान के कारण क्या हुआ, सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी, उस दौरान एक नदी थी जिसका नाम था तुंगभद्रा नदी में, यानी कि उसका दूसरा नाम करुवती नदी, उसमें डूबकर मर गए। कौन मरे, चालुक्य के सोमेश्वर, ठीक है। तो ये डूबकर मर गए। इसी स्मृति में वीर राजेंद्र ने, भाई इसी याद में वीर राजेंद्र ने नदी तट पर क्या करा, विजय स्तंभ बनवाया। एक तो विजय स्तंभ बनवाया और राजकेसरी की उपाधि धारण की, जो कि मैंने अभी आपको जानकारी दी थी कि जब भी कोई राजा किसी राजा के क्षेत्र पर हमला करता था, या तो वो उन्हें हराता था या खुद हारता था। अगर खुद हारता था तो दूसरे राजा उपाधियां धारण करते थे और निशानी के तौर पर, खुशी के तौर पर, भाई मैं युद्ध जीत गया, कोई स्तंभ बनवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई तालाब बनवा दिया, इस तरह की घटनाएं करते थे और इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पेपरों में पूछे भी जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं चाहते आपसे किसी भी घटना या कोई भी साक्ष्य आप लोगों से बच जाए, ठीक है। तो क्या था, राजकेसरी की इन्होंने उपाधि धारण की थी। अब इन्होंने क्या करा था, शैलेंद्र वंश के विरुद्ध भी नौसैनिक अभियान इन्होंने किया था। किसने किया था भैया, तो वीर राजेंद्र ने, और ये श्री विजय के शैलेंद्र वंश के राजा, ठीक है, इन्होंने नौसैनिक अभियान किया था। अब इनके बाद में कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि 1000 ईस्वी में, उस 1070 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1120 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। अब ये शासन करते हैं तो ये क्या थे, इन्होंने पूर्वी चालुक्य कौन थे, चालुक्य राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग प्रथम के नाम पर शासन किया। नाम पर, यहां से क्या होता है
यहां से चोल और चालुक्य राजवंशों के वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं और यहां के बाद में जो संतान पैदा होती है वो आगे शासन करती है, जिसे हम चोल चालुक्य वंशी राजा भी कह सकते हैं। तो कुलोत्तुंग जो प्रथम है वो इन्होंने क्या करे, पूर्वी चालुक्य जो थे राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग प्रथम के नाम पर ये शासन करते हैं और शासक बनते हैं। इन्हीं के शासन के दौरान राजराज ने अपनी पुत्री, राजराज जी की पुत्री थी जो कि चोल शासक थे, इनकी पुत्री थी कुंदाबाई। इसका विवाह इन्होंने पूर्व चालुक्य के विमलादित्य से किया था। ये थे चोल राजा, ये उनकी पुत्री थी और शादी किसके साथ की, पूर्वी चालुक्यों के विमलादित्य के साथ। ठीक है, वैवाहिक संबंध यहां से इनके शुरू होते हैं। अब इनसे क्या होता है, इनका पुत्र होता है विष्णुवर्धन, इनका पुत्र होता है विष्णुवर्धन जो पैदा हुआ। और राजेंद्र प्रथम ने क्या करा था, इन्हीं से संबंधित अभी घटनाएं चल रही हैं कि देखो राजराज ने तो पूर्वी चालुक्य से अपनी पुत्री कुंदाबाई किया विवाह किया। राजेंद्र प्रथम ने अपनी पुत्री अभंगा देवी का विवाह किससे किया था, विष्णुवर्धन से। राजराज की पुत्री थी कुंदाबाई, इनसे पुत्र हुए थे विष्णुवर्धन। और राजेंद्र प्रथम ने क्या करा था, अभंगा देवी का विवाह विष्णुवर्धन से किया था। ठीक है, जिससे कुलोत्तुंग प्रथम पैदा हुए थे, ये वाले कुलोत्तुंग प्रथम पैदा हुए थे। और इनका विवाह किससे हुआ था, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय के से हुआ था। ठीक है, तो कौन हुए थे, ये जो राजेंद्र द्वितीय हैं इनकी पुत्री से कुलोत्तुंग प्रथम का विवाह हुआ था। इन्हीं के समय में लंका शासक थे विजय बाहु। कुलोत्तुंग प्रथम जब शासन कर रहे थे तो इन्हीं के समय में लंका शासक कौन थे, विजय बाहु। इन्होंने क्या करा, लंका में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह, अब ये कुलोत्तुंग प्रथम जो थे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह लंका राजकुमार वीरप्पे रूमाल, वीरप्पे रूमाल से किया था। शासन के अंतिम वर्ष में इन्होंने कलिंग पर 2 बार, शासन के अंतिम वर्ष में किसने कलिंग पर 2 बार कुलोत्तुंग प्रथम ने आक्रमण किया और भू राजस्व के लिए, भूमि की राजस्व के लिए क्या करा, भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया। एक बार सर्वेक्षण राजराज ने करवाया था तो दूसरी बार सर्वेक्षण इन्होंने करवाया। इन्होंने और क्या करा था, कुलोत्तुंग प्रथम ने चुंगियों और तटों पर जो कर लगता था उसे इन्होंने समाप्त कर दिया था। और अब इनको समाप्त करने के बाद में इन्हें क्या हुआ था, सुगमता वीरत यानी करों को हटाने वाला। कुलोत्तुंग प्रथम को चुंगी और तटों से कर समाप्त करने के कारण सुगमता वीरत, करों को हटाने वाले की उपाधि धारण की। ठीक है, और 1077 ईस्वी में इन्होंने क्या कार्य किए थे कि 72 व्यक्तियों का शिष्टमंडल, 72 व्यक्तियों का शिष्टमंडल इन्होंने चीन भेजा था। इनकी स्वर्ण मुद्रा पर इनकी उपाधियां
इनकी जो सोने की जो मुद्राएं थी उन पर कुलोत्तुंग प्रथम यानी कुलोत्तुंग प्रथम की जो उपाधियां हैं वो मिलती हैं। तो सिक्कों पर कौन कौन सी उपाधियां थी इनकी, तो वो थी कटेकोंड चोलन, मलेन कोंड चोलन। इनकी उपाधियां हमें इनकी स्वर्ण मुद्राओं पर मिलती है। इनके बाद में शासन करने वाले चोल शासक थे विक्रम चोल, जो कि 1120 ईस्वी पर सिंहासन पर बैठते हैं और 1133 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। विक्रम चोल को शांति का काल यानी विक्रम चोल का जो शासन का समय था उसे शांति का काल कह सकते हैं। इनके शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अब उनके बारे में जान लेते हैं। क्या है कि विक्रम चोल ने चिदंबरम में स्थित, क्या चिदंबरम क्षेत्र है उसमें एक जगह पर क्या है नटराज मंदिर स्थित है, उसका पुनरुद्धार करवाया था। यानी मंदिर को दोबारा से इन्होंने बनवाया था और अपार धन मंदिर के लिए दान में दिया था। ठीक, अकाल और बाढ़ के समय भी ये ऐसे शासक थे जो भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखते थे, जिस कारण ये अकाल और बाढ़ के समय भी, यानी जब अकाल पड़ रहा हो और बाढ़ उस समय इनके शासन के दौरान आ रही हो, तब भी ये जबरन कर वसूल कर यानी जनता से जबरन कर वसूल कर चिदंबरम के जो मंदिर है उसको सुसज्जित करवाया था। यानी कि भाई अकाल में भी ये ऐसे थे, भगवान के प्रति आस्था इतनी थी कि जनता से कर वसूल कराया जबरन और उस मंदिर को अच्छी तरह से सुसज्जित यानी आकर्षक बनवाया। ठीक है, इनकी जो उपाधियां मिलती हैं वो क्या है, त्याग समुद्र। इनकी जो उपाधियां हैं वो त्याग समुद्र थी। ठीक है, इनके शासन से ये महत्वपूर्ण घटनाएं इनके व्यक्तित्व से। अब इनके बाद शासन करने वाले थे चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय, जो कि 1133 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1150 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने क्या करा था कि चिदंबरम के मंदिर में यानी उसके चिदंबरम के जो प्रांगण था मंदिर का, उसमें से इन्होंने गोविंद राज की जो मूर्ति थी, गोविंद राज की प्रतिमा जो थी, उसको उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। ये इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। इनके बाद में सिंहासन पर शासन करने वाले थे राजराज द्वितीय, जो कि 1150 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1133 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके समय से ही चोलों का विघटन प्रारंभ होता है। चोलों का विघटन प्रारंभ होता है। ठीक है, चोलों के उत्तरी भाग पर, चोल राज्य के उत्तरी भाग पर होयसल। ठीक है, उत्तरी भाग पर कौन, होयसल राजवंश। चोल राज्य के उत्तरी भाग पर होयसल राजवंश और आंध्र प्रदेश पर कलचुरियों का कब्जा हो जाता है। यानी जो राजराज द्वितीय हैं ये थोड़े से कमजोर शासक थे और इन्हीं के शासन के दौरान उत्तरी भाग पर होयसलों का कब्जा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र पर कलचुरियों का कब्जा हो जाता है। इनके बारे में तमिल साहित्य के बारे में कुछ वाक्य है, वो ये कि राजराज द्वितीय को तमिल साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने मुक्तमेल
कुत्तिलेयन, क्या? मुक्तमेल कुत्तिलेयन अर्थात साहित्य के संरक्षण के विरुद्ध से विभूषित किया जाता है। यानी ये वो शासक हैं राजराज द्वितीय जिनको साहित्य के संरक्षण की उपाधि से विभूषित किया जाता है। ठीक है, राजराज द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कुलोत्तुंग तृतीय था, जो कि महान ये राजराज द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, जो कि महान भवन निर्माता, इन्होंने भवनों का निर्माण कराया था और ये साहित्य प्रेमी थे, यानी कि ये साहित्य से प्रेम करने वाले थे। ठीक है, और कला प्रेमी सम्राट थे, यानी ये विद्वानों का आदर करते थे, भवनों का निर्माण करते थे और कला से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इसने क्या है, त्रिभुवन स्थल पर यानी जगह पर जो त्रिभुवन नाम से थी उस पर इन्होंने कंपहेश्वर त्रिभुवन, क्या था? कंपहेश्वर त्रिभुवन वीरेश्वर का मंदिर बनवाया था। ठीक है, वीरेश्वर का मंदिर इन्होंने बनवाया था और इनके बाद में जो शासक बने थे वो राजराज तृतीय थे जो शासक बने थे। इनके बाद में कौन शासक बने थे? राजेंद्र तृतीय बने थे, शासक बने थे, और इनके ही समय में चोल वंश समाप्त होता है। यानी राजेंद्र तृतीय के समय में चोल वंश समाप्त होता है और 1289 ईस्वी में मारवर्मन कुलशेखर ने चोल राज्य को जीतकर चोल वंश का समापन कर दिया। ये जो मारवर्मन कुलशेखर हैं ये पांड्य शासक हैं, यानी अब चोल राज्य पर पांड्य शासकों का अधिकार हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को चोल राज्य के शासकों से संबंधित भाई शासक और उनके समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं या तो वो युद्ध से संबंधित हों या उनकी उपाधियों से संबंधित, उनकी जानकारी आप लोगों को मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्दी से पहुंच सकें। ठीक है, इनसे संबंधित यानी शासकों के बाद चाहे इनकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, सैनिक जितनी भी शासन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।